जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अमूमन हम लोग विदेशी मामलों पे चर्चा नहीं करते हैं और अपना जो ध्यान है खास तौर पे जो भारत का वंचित समाज है उन पे केंद्रित करते हैं। लेकिन बांग्लादेश की खबर आप दर्शकों ने सुनी होगी और लगातार अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं वहां से। और बांग्लादेश की जो पीएम थी, शेख हसीना, भारत आ गई हैं जब वहां से उनको भागना पड़ा अपने देश से। इस बारे में हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये पूरी हिंसा भड़की है, पूरा एक विरोध प्रदर्शन रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन उसकी जड़ में है कि वहाँ के कुछ लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता था, जो 71 के आंदोलन में साथ थे, उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ और दोनों पक्ष भिड़ गए। और भारत में भी रिजर्वेशन को लेकर एक चर्चा चल ही रही है। और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं जेएनयू के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर सवर्ण सिंह जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका। ये जो पूरा धन्यवाद। जी सर, ये जो पूरा मामला है अभी कल से यही छाया हुआ है बांग्लादेश की बात, और जो शेख हसीना भारत आई है, इस पूरे मामले की जड़ में जैसा मैंने कहा कि एक रिजर्वेशन से शुरू हुआ मामला। लेकिन क्या बात सिर्फ वही है या फिर और भी बात है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप देखें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। विश्व की सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री किसी भी देश की रह चुकी हैं। जी। तो लगातार ये उनकी पांचवी बार ये कार्यकाल था, जनवरी जी। में जो चुनाव हुए। हम्म। तो एक बहुत बड़ी नेता, एक उनको माना जाएगा बांग्लादेश की, जो लगातार कई सालों से प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की। जी। और इस दौरान बांग्लादेश को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल भी माना गया। बिल्कुल। दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से आर्थिक परिवर्तन वहां आया। हाँ, हम्म। यही सच है कि लगातार कई दूसरी तरह की भी अटकलें लगती रहीं, हम्म। क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश जी। नेशनल पार्टी, हम्म। उसने शामिल होने से मना किया और उसके हम्म। नेता जेलों में खालिदा हम्म। जिया को खालिद कल जी। ही जेल में छोड़ा गया है। हम्म। तो ये भी बहुत तरह की एक तरह से क्रिटिसिज्म था कि हम्म। किस तरह के चुनाव होते हैं। हम्म। करप्शन को लेकर भी बहुत सी बातें थी। हम्म। पर बांग्लादेश की बड़ी तस्वीर देखें तो आर्थिक परिवर्तन और आर्थिक बदलाव आया इनके कार्यकाल में, और बहुत लंबा कार्यकाल रहा। जी। इसलिए उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत चिंताएं होंगी बांग्लादेश में, हम्म। बहुत चुनौतियां आएंगी देश के हम्म। सामने कि कौन हम्म। अब नई सरकार चलाएगा। और हम्म। लगातार शेख हसीना के सामने वहाँ की जो कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं, जी। वो लगातार उनकी सरकार गिराने की कोशिश में थी। वो चाहे आप मान लें कि जमात इस्लामी हो, या उनका जो हम्म। छात्र संगठन है जिसको इस्लामी छात्र शिविर कहते हैं, जी। वो लगातार इस आंदोलन में शामिल था। और हम्म। ऐसी उम्मीद है कि सेना की नेतृत्व में हम्म। अब ये जो जितनी भी अपोजिशन थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, ये सब हम्म। मिलकर वहाँ की सरकार चलाएगी। तो थोड़ा कट्टरपंथियों का प्रभाव होने का मुझे लगता है कि चिंता है हम्म। पड़ोसी देश भारत को। तो वहाँ का आर्थिक उथल पुथल जो होगा अब तो वो है, क्योंकि आप हम्म। देखें कि इस तरह से बहुत पहले हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, जी। और अब शायद बांग्लादेश में भी उसी तरह का हम्म। आर्थिक जो संकट है वो आ सकता है, और उसका प्रभाव वहाँ की हम्म। राजनीति पर होगा, और वहाँ का हम्म। प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जब भी स्थिति किसी तरह की मुश्किल में पहुंचती है पड़ोसी देशों में, तो बहुत से नागरिक वहाँ के भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। तो भारत को जी। इसको लेकर भी चौकस रहना होगा। सर, 1971 का जो एक आंदोलन हुआ था, पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना था, उस युद्ध में जो लोग शामिल थे, मुक्ति युद्ध कहा गया उसको, उसके जो सैनिक थे उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1/3 रिजर्वेशन मिलता था। और इसी के विरोध में आवाज उठनी शुरू हुई थी। फिर दोनों पक्ष रिजर्वेशन के अगेंस्ट और रिजर्वेशन के फेवर में दोनों पक्ष सामने आए। तो क्या ये सिर्फ एक बहाना था जो विपक्षी दलों को, कट्टरपंथियों को मिल गया और उसके जरिए उन्होंने ये बड़ा उलटफेर कर दिया?
जाहिर है कि बहुत अलग अलग मुद्दे थे जो विरोधी दलों और कट्टरपंथियों को हम्म, अ, नाराजगी थी उनकी शेख हसीना बाजद के साथ। ठीक। मैंने कहा कि पिछले कई चुनावों में अपोजिशन ने हाँ नहीं। शामिल ही नहीं, शिरकत नहीं ली एक तरह से। तो इससे पिछली बार उनके नेशनल असेंबली में 300 में से 288, 288 जो कैंडिडेट थे वो हम्म, अवामी लीग के ही थे, जो शेख हसीना की सरकार में थे। तो हम्म, बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। पर हाँ, इस वक्त जो आंदोलन शुरू हुआ वो हम्म, इसी को लेकर हुआ कि क्या 30% रिजर्वेशंस जो हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को लेकर वो होनी चाहिए या नहीं। हालांकि वो हम्म, हट चुका था, वहां की हट सुप्रीम चुका है कोर्ट ने उसको सुप्रीम वापस कोर्ट में। जी। 5% कर दिया था, तो उसके हम्म, हिसाब से आंदोलन खत्म होना चाहिए था। हम्म, पर आंदोलन लगातार चलता रहा। और ये भी बात सही है कि सरकार कोई भी हो, उसकी नीतियों पर कुछ ना कुछ जब उनको आप कार्यान्वित करते हैं जमीन पर, तो जी। कुछ ना कुछ खामियां नजर आती हैं और हम्म, नाराजगी जाहिर होती है उसको लेकर। भारत में भी रिजर्वेशन को लेकर ही आप देखें कि हाल ही में वो क्रीमी लेयर की बात हो रही है, उस पर कुछ जी। विवाद है। तो इस पर हम्म, विवाद बना रहता है। तो हम्म, ये कहना कि केवल रिजर्वेशन को लेकर ही नाराजगी की वजह से आंदोलन हुआ हम्म, और सरकार गिर गई शेख हसीना की, ये हम्म, शायद जाती होगी। यस यस। मुझे लगता है बहुत कई कारण ये एक उसमें, एस्पेक्ट था। वन ऑफ द ये एस्पेक्ट था। ये एक उसको जी। कारण कह सकते हैं। और जी। बहुत से दूसरे कारण भी थे, और खासकर हम्म, ये कि हम्म, अपोजिशन सरकार नहीं बना पा रही थी और चुनावों में हम्म, शामिल नहीं हो रही थी। और हम्म, इसके चलते कुछ हद तक शेख हसीना की जो उनका रुख था, जो उनकी तरीके थे, शायद हम्म, उनमें भी थोड़ा ज्यादा कड़ापन उसमें नजर आया कि हम्म, किस तरह से उन्होंने ये आंदोलनकारियों से बातचीत की। जी। हाल ही में ये भी खबरों में आ रहा है कि जो जून में ही सेना अध्यक्ष बनाए गए थे, बकर हम्म, उस जमान, जी। बकर उस जमान, उनके बारे बारे में शायद भारत ने ये आगाह भी किया था शेख हसीना की हम्म, सरकार को कि उनके जो तौर तरीके हैं सोचने की, जो उनका जी। तरीका है वो चीन के तरफ रुझान वाला है और चीन हम्म, प्रभावी हो सकता है आने वाले समय में। हम्म, तो शायद इसमें भी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हम्म, ऐसा भी कुछ हुआ। क्योंकि ओके। अचानक आप देखें कि 2 घंटे में ही शेख हम्म, हसीना के देश छोड़ने के 2 घंटे में ही बिल्कुल। हम्म, जनता ने या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसमें उन्होंने इस आंदोलन को क्रांति का नाम दिया और हम्म, कहा कि ये रेवोल्यूशन है और नई सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो हम्म, उससे भी लगा कि जिस सेना को अपने प्रधानमंत्री की रक्षा करनी चाहिए थी, हम्म, शायद यही अल्टीमेट दे दिया अपने प्रधानमंत्री को कि आपको रिजाइन करना होगा और आपको देश छोड़ना होगा। देश छोड़ना आप होगा। सुरक्षा, हम्म, तो यदि पैस- सेना ही हम्म, प्रधानमंत्री की सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है, तो उस पर और भी कई तरह के सवाल उठने जी। संभव है। जी सर, आपने श्रीलंका का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, बांग्लादेश में आप देखिए ये दूसरी बार है मेरी जानकारी में जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में। कितनी चिंता की बात है ये भारत के लिए। हाँ, भारत के पड़ोसी देशों में आप फिलहाल देखें तो ठीक नहीं चल रहा। अलग 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 तरह के संकट हैं। वो चाहे हम्म, श्रीलंका में हो, वो चाहे पाकिस्तान में हो, सरकारें गिरती रहती हैं। आपके नेपाल में भी। और उसके हम्म, साथ साथ एक ये भी रवैया नजर आता है कि चीन का प्रभाव जो भारत के पड़ोस में है, वो चाहे हम्म, मालदीव्स की बात हो, श्रीलंका की बात हो, पाकिस्तान तो शुरू से ही चीन का दोस्त है। हाल ही में हम्म, नेपाल में केपी शर्मा ओली, जो पूरा रुझान चीन की तरफ रखते हैं, वो जी, वापस प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम्म, खालिदा जिया, आप देखें कि बांग्लादेश में उनको जेल से छुड़वाया गया है। तो राइट। और क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं? हम्म, हालांकि वहाँ के युवा जो नेता हैं, उन्होंने वहाँ के नोबेल लॉरेट नोबेल डॉक्टर प्राइज। मोहम्मद यूनुस का जी। साबित किया है। जी। तो हाँ, भारत के पड़ोस में आप कह सकते हैं कि स्थिरता की कमी है। हम्म, अस्थिरता बढ़ती हुई नजर आती है, आर्थिक संकट बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो हम्म, कुछ हद तक हाँ, भारत उभरती हुई बड़ी शक्ति है, तो उसकी एक तरह से जिम्मेदारी होती है कि हम्म, पड़ोसी देशों में सहायता करे, और भारत जी। सहायता करता भी रहा है। और हम्म, यहाँ इस तरह की स्थिरता और आर्थिक संकट होने से भारत को एक तरह से चिंता भी होती है। और यहाँ तक बांग्लादेश की बात है, वहाँ अ, पड़ोसी देशों में शायद बांग्लादेश के रिश्ते सबसे अच्छे थे, भूटान को भी उसमें शामिल कर हम्म, सकते हैं। और जो बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते थे,
हम्म। उसमें जो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तरह से अच्छी साझा सोच थी शेख हसीना जी। प्रधानमंत्री नेपाल की, उनके हम्म। साथ वो एक तरह से अब नहीं रही। क्योंकि अब हम्म। कौन नए नेता बनेंगे, कौन नई सरकार बनेगी, उनका हम्म। कैसे तालमेल होगा। शेख हसीना का भारत से रिश्ता तो बहुत पुराना है। जब अच्छा उनके रहा पिता है। जब पिता का उनका आप देखें कि जी। असैसिनेशन हुआ था हम्म। 1971 में, हम्म। 1975 में, हम्म। तो भी वो यूरोप में थी और इन दोनों बहनों को तभी भारत ने असाइलम दिया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। के सभी दलों के सभी नेताओं के साथ शेख हसीना के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। हम्म। अब यदि वो वहाँ की बड़ी नेता नहीं रहती हैं, तो भारत हम्म। के रिश्ते कैसे कैसे उनको वापस अलग अलग जो साझेदारी बनी है कई क्षेत्रों में, उसको फिर से कैसे बरकरार किया जाएगा, ये हम्म। जाहिर है कि एक चिंता का विषय होगा भारत के लिए। जी। हाँ सर, आपने भी आर्थिक प्रगति का जिक्र किया बांग्लादेश के, जो शेख हसीना के नेतृत्व में हुआ है। ये तकरीबन मैं देख रहा था कि एक दशक में, बीते एक दशक में आर्थिक प्रगति 3 गुना बढ़ी है। भारत से बेहतर आर्थिक प्रगति रही है। इसके अलावा 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। तो कोई भी सरकारें काम करती हैं तो एक बेहतर स्थिति है कि लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। 2.5 करोड़ लोग एक बड़ा नंबर होता है। तो जनता हम्म। के लिए कहीं ना कहीं, एक आम जनता के लिए एक उत्तम तरीके की गवर्नमेंट थी जो मानकों पे खड़ी उतरती है। बावजूद इसके शेख हसीना के विरोध में ज्यादा लोग थे वहां पे, या फिर समर्थन कितना मिला उनको इन कामों की वजह से? हाँ, इसी के चलते आप देखें कि अब ये सब अटकलें भी अंदाजे लगने शुरू हो गए हैं कि क्या किसी बाहर की ताकत का उसमें हाथ है या था, या जी हो जी। सकता हम्म। है, या फिर केवल उनके अंदरूनी जो कट्टरपंथी हैं के लोग हैं। पहले भी इस तरह की कई उदाहरणें हैं कि पाकिस्तान का बहुत प्रभाव और एक तरह से हम्म। हस्तक्षेप रहता है इन सब चीज़ों में कि किस तरह से ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो किस तरह से अपना प्रभाव वहाँ बनाते हैं। और हम्म। जनरल जमान की बात हो रही है कि चीन के साथ उनका लगाव ज़्यादा अच्छा है। और हम्म। चीन और पाकिस्तान जाहिर है बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। हम्म। तो क्या वो मिलकर वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, या क्या हम्म। आंदोलन में ये मान लेना कि कुछ विद्यार्थी अपने आप से आंदोलन करें और सरकार गिर जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा जी। अटपटा लगता है। हम्म। तो चाहे वो अंदरूनी कोई जब घटक तक हो, कोई सपोर्ट ना हो जैसे पीछे से उनको। पीछे से नेतृत्व भी होना चाहिए, हम्म। सपोर्ट भी होना चाहिए, तभी आंदोलन इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। हम्म। खास उस परिप्रेक्ष्य में जहां जो प्रधानमंत्री हो वो उनकी तरफ कुछ ना कुछ अंकुश भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो, पर उनका परफॉर्मेंस कम से कम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर है, जैसे आपने कहा पॉवर्टी एलिविएशन को लेकर है, और उनकी अपनी जो लगातार चुनावों के जरिए सरकार बनाए रखना। उन्होंने कोई बिना चुनावों के सरकार नहीं बनाई। ये अलग बात है कि विरोधी दलों ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया, हम्म। पर लगातार चुनाव हुए, चुनाव हो। चुनावों के बाद उनकी सरकार थी। तो ऐसे माहौल में हम्म। यदि सरकार नाकाम हो रही हो तो आंदोलन के जरिए सरकार का गिरना समझ आता है। जी। पर जनवरी में ही इसी साल फिर से एक बार चुनाव हुए और फिर से उनकी सरकार बनी, और हम्म। उसके बाद इस तरह का आंदोलन हो और छात्र आंदोलन से सरकार गिरना ही नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री को भागना पड़े बाहर कर देश देना। छोड़कर, बिल्कुल। इस तरह से कि वो शायद अपनी एक लास्ट स्पीच रिकॉर्ड करना चाह नहीं रही दे थी, सकते, नहीं देने दिया उनका गया। सलाम हो। हम्म। तो उस माहौल में लगता है कि कोई ताकत तो उनके पीछे थी, चाहे वो हाँ, सेना हो मतलब या देश कोई की विदेशी जनता उनके साथ थी, तभी वो फिर से जीत के आई थी। लेकिन जो ताकतों की बात बिल्कुल। कर रहे हैं आप, हाँ, वैसे सिर्फ एक आरोप ये लगता रहा है उन पे कि जो तरक्की हुई, जो देखी जा रही है बांग्लादेश में, वो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की कीमत पर हुई। ऑपोजिशन के नेताओं को लगातार टारगेट किया गया, मीडिया को टारगेट किया गया, उस पर अंकुश लगाया गया, और तमाम तरह के विरोधी जो हैं उनका भी दमन हुआ। कहीं ना कहीं ऐसी कमोबेश स्थिति भारत की सरकारों पे भी आज के दौर में लग रहा है कि मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है, तमाम मुख्यमंत्री जेलों में हैं। तो इसको आप कितना रिलेट कर पा मुझे लगता है कि थोड़ा जाती होगी ये इस तरह का कंपैरिजन करने में, रहे हैं? क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत बहुत अलग है। मजबूत है जी।
बांग्लादेश में ऐसा मानते हैं कि 29 बार इस तरह का मिलिट्री कू या तख्ता पलट करने की कोशिश हो चुकी है, और उसमें हर बार सफल नहीं हुई कोशिश। पर भारत में तो आज तक ऐसी सोच भी नहीं बनी। कुछ भी नहीं। हाँ, और जी। दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आप देखें कि भारत का जो आम नागरिक है वो हम्म। राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। बहुत कम हम्म। देशों में आम नागरिक राजनीति के बारे में रोजमर्रा के जीवन में इतनी बातचीत करते हैं या इतनी जी। बहस करते हैं आपस में। हम्म। तो हम्म। भारतीय नागरिक, चाहे आप महात्मा गांधी को उसका क्रेडिट देना चाहें जिन्होंने पूरा हरिजन का एक सोच सामने लाकर पूरे देश को राजनीति में जोड़ने की कोशिश की, या फिर उनका अपनी प्रकृति ऐसी है भारतीय नागरिकों की, वो बहुत जागरूक रहते हैं राजनीति को लेकर। और जब भी उनको लगता है कि कहीं कोई बात ऐसी हुई जब किसी नेता ने कोई किसी तरह की रेड लाइन क्रॉस की है, तो वो अपना संदेश हमेशा देते हैं। और दूसरी बात ये, इतना क्रेडिट शायद हमारे राजनेताओं को भी जाना चाहिए कि जब भी भारत के इतिहास में नागरिकों ने, वोटर्स ने इस तरह का संदेश देना चाहा, तो हम्म। उस संदेश की अवहेलना नहीं हुई, एक बार भी अवहेलना नहीं हुई। हम्म। जब भी सरकार नहीं होती है तो कोई जोर जबरदस्ती से कोई नेता रहना नहीं चाहता। हम्म। तो ये भारत की राजनीति का जो प्रकृति है, जो उसका हम्म। पूरा ढांचा है, तो वो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच भी हम्म। भारत की सेना में या भारत के राजनेताओं में या भारत के नागरिकों में है कि हम्म। इस तरह की उथल पुथल भारत में हो सकती है। हम्म। हाँ, कभी कभी ऐसा पिछले इतिहास में जाकर देखें तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ तनाव के एक तरह से कारण बनते हैं, कुछ तनाव बनता है, फिर उसका एक तरह से जो बिल्कुल उसको सुलझाने का तरीका है वो बातचीत से है, और चुनावों में वो हो जाता है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि और ये अभी की बात नहीं है, भारत के पड़ोस में शुरू से ही उथल पुथल होती रही है। हम्म। चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, कहीं भी आप देखें, श्रीलंका में हो, भारत में उस तरह का कभी भी खतरा जो लोकतंत्र पर है वो कभी जी। अभी तक जी। नहीं आया है। और हम्म। जब भी थोड़ा बहुत इस तरह का लगा तनाव बनते हुए, तो मुझे लगता है कि भारत के नागरिकों ने आगे हम्म। बढ़कर अपना संदेश साफ कर दिया है कि वो लोकतंत्र को सर्वमान्य और सर्वोच्च मानते हैं, और हम्म। उसके लिए वो बिल्कुल जागरूक रहते हैं। जी, या फिर वो किस तो तरफ है। और अच्छी बात यह है जैसे कि आप कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस स्थिति को स्वीकार किया है और खुद में सुधार करने की कोशिश की है। जैसे अभी हालिया चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा तो उसके बाद वो खुद को अपने पॉलिटिकली सुधारने की कोशिश कर रही है। सर, आखिरी सवाल है आपका, तो फिर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आगे क्या हो सकता है? हाँ, अब ये देखना होगा कि किस तरह की सरकार जी। बांग्लादेश में बनती है। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अवामी लीग को छोड़कर बाकी जो दल हैं वो अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं, और शायद जनरल वकरुज्जमान ही शायद उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। क्योंकि हम्म। शुरू में शायद वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था, वो अब सामने नहीं आ रहा है। जी। हाँ, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को होना चाहिए, मुझे लगता है वो भी बहुत साफ होकर सामने नहीं आ रहा नाम। हाँ, नहीं, तो कहा एक जा रहा बार है वहाँ कि की, सेना भी उनके नाम के पक्ष में है, ऐसा सुनने में हाँ, है। तो यदि, तो कम से कम ये कह सकते हैं कि यदि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हम्म। उस अंतरिम सरकार की अध्यक्षता करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका एक तरह से साख है, जो क्रेडिबिलिटी है उनके नाम की, वो बांग्लादेश को के लिए सहायक होगी। और इस वक्त जो आर्थिक संकट में है, उससे उबारने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की समझ, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तालमेल है दूसरे संस्थानों के साथ, जी। उसकी वजह से आर्थिक संकट से अपने आप को उभारने के लिए और आसान कहीं ना कहीं होगा। बहुत और बदनामी होने से भी बच जाएंगे। हाँ, कम से कम सेना के लिए ये मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि यदि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो अध्यक्षता देते हैं अंतरिम सरकार की, तो कोई भी जो इस तरह की जो प्रश्न उठ रहे हैं सेना को लेकर, वो शायद वो कुछ प्रश्न अपने आप में ठंडे हो जाएंगे। यहाँ तक भारत की बात है, जो भी सरकार बनती है, भारत जाहिर है कि उससे वापस तालमेल बनाना चाहेगा,
क्योंकि बहुत ही इतने विस्तार में भारत ने अपनी साझेदारी बनाई है अलग अलग क्षेत्रों में बांग्लादेश से पिछले 15 वर्षों में। और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो भी हो उससे भारत तालमेल बनाने की कोशिश करेगा। वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि ताकि वहाँ के नागरिक अ, वहाँ से भागकर भारत में शरण लेने की हम्म। हालत में ना हो जाए, क्योंकि उसका फिर वो भार भारत को उठाना जी, इसकी पड़ेगा। एक बहुत ज्यादा तो आशंका कल से ही जताई जा रही है। जी, मुझे लगता है कि जैसा आज की सुबह की खबरों में है कि जो C-130 प्लेन बांग्लादेश की सेना का था, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भारत आया था, वो हम्म। शायद अब यहाँ से जा चुका है। ऐसी अटकलें हैं कि वो शायद लंदन के लिए गया है। तो हम्म। भारत का ये एक तरह से जो छोटा सा अध्याय था वो समाप्त होता है। और अब क्या सरकार बनेगी उसकी उम्मीद है, उसको देखने की, ताकि अभी भारत फिर बांग्लादेश के लोग लगातार तय वहाँ। करेंगे, वहाँ की जो सेना है कहीं ना कहीं वो तय करेगी। ठीक है, बहुत जी बहुत बिल्कुल, शुक्रिया वो सर कि आपने बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में इस पूरे मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो देखते रहिए दलित दस्तक और बने रहिए हमारे साथ। जय।